तो ये था अपने पास कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपने पास क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो मैं ये बोल रहा था कि अपने पास रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अपने पास प्रोटॉन्स है दैट इज पॉजिटिव चार्ज वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो एक तो चीज अपन ये बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उसका वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो वो तो फिक्स होता है 10 to the 10 की power पावर 6। 6 मीटर पर सेकेंड, इतना अपन ने कल भी बात किया था। तो अप्रोक्सीमेटली इतना वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व करेगा मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन एक चीज अगर अपन बोले कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो अपने को पता है कि अगर अपन बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी अपने पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स में देखा हुआ है वेक्टर। तो एक वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो अपने पास क्या है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के आसपास उसकी वैल्यू है। लेकिन जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे था तो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो उसका डायरेक्शन ऐसे कुछ रहेगा, जब यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन ऐसे कुछ रहेगा, यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन ऐसे कुछ रहेगा, और यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन ऐसे कुछ रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है भले ही, लेकिन वो डायरेक्शन क्या करते जा रहा है, चेंज करते जा रहा है। अगर डायरेक्शन में ही भी चेंज हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ये चीज समझ में आता है क्या? अरे ये क्लियर हुआ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। Yes, sir। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन हर पॉइंट पे अपना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। तो एक तो चीज तुमको समझ में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है हर पॉइंट पे अपना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट है डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। तो ये पॉइंट था जो समझने वाला था फिजिक्स से रिलेटेड। अब देखो अपन क्या बोल रहे हैं इसमें कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रपोज्ड बाय द मैक्सवेल, तो ये सब तुम्हारे फिजिक्स में आएगा 12th क्लास में। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ऐसा बात करते हैं, अभी तुमको ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो है ही सही, अपने को पता है कि उसके ऊपर चार्ज होता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा, तो जब वो एक्सेलरेट होगा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एनर्जी का रेडिएशन होगा वहां पे। सर इसमें ठीक है मैक्रो और माइक्रो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना अभी, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने पास क्या रहेगा, माइक्रो ही तो है। हाँ, तो अपने पास ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अपने पास क्या है, एवरी चार्ज्ड पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन था वो पूरी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके पास अपने पास क्या है, चार्ज तो है ही सही, और साथ में जब वो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन भी है। तो मैं इलेक्ट्रॉन को बोल सकता हूँ क्या, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो एक तरीके से। तो उसके पास जो एनर्जी होगा तो वो उसको रेडिएट करेगा एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह कैसे बिहेव करेगा, तो बोला ना फिजिक्स में आएगा ये, अगर फिजिक्स में तुमको सिखाया जाएगा, ये अभी तुमने पढ़ा ही नहीं है कि अगर स्टेशनरी चार्ज होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और अगर अपने पास क्या है, अगर चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो अपने पास एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और जब वो एक्सेलरेट होने लगेगा वही चार्ज तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब सिंपली समझो कि एनर्जी रेडिएट करने लगेगा वो पार्टिकल, जो भी चार्ज पार्टिकल है। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है, भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये चीज लिखाई है। तो फिजिक्स में तुम्हारे पास पहले जो 3 से 4 चैप्टर है, मतलब फिजिक्स में टोटल 12th का जो सिलेबस है 70% सिलेबस यही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी के ऊपर, चार्ज के सर ये नहीं ऊपर। कह सकते सर ये नहीं कह सकते एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए और फोर्स के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और सर एक्सेलरेट कर रहा है मतलब एनर्जी लूज कर रहा है। एक्सेलरेशन, क्या दोबारा बोलना? सर एक्सेलरेट अगर कर रहा है, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए और फोर्स के लिए एनर्जी चाहिए कुछ, ये नहीं कह सकते सर। एनर्जी चाहिए तो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसका क्या लेना देना है इससे? सर लूज करेगा ना एनर्जी, सर अपनी कुछ एनर्जी लूज करेगा तभी तो सर एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो रेडिएशन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होगा, तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा अपन इसी तरीके से बोले कि वेव की फॉर्म में वो एनर्जी रेडिएट करेगा। ओके सर। हम्म तो अपने पास क्या करेगा, एमिट रेडिएशन, मतलब एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, एंड लूज इट्स एनर्जी, तो इसका एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये था अपने पास। तो ये अपन यही बोलते हैं कि जब अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है, तो इस हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि अपने पास न्यूक्लियस है, किसी पॉइंट पे उसके पास कुछ वेलोसिटी है, और अपने को पता है कि वो एनर्जी लूज करता जा रहा है। तो अगर एनर्जी लूज करता जा रहा है, तो जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसको न्यूक्लियस के पास आते जाना चाहिए। तो ऐसे घूमते घूमते लास्ट में वो न्यूक्लियस के साथ, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाएगा, ऐसा अपन बोलते हैं। हाँ सर एक चीज समझ में आई सर, एनर्जी गेन करेगा तब एक्सेलरेट होगा ना? एनर्जी गेन करेगा तब एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट मतलब क्या, मतलब वेलोसिटी चेंज है ना। सर रिटार्ड हो रहा है कि एक्सेलरेट हो रहा है? ये रिटार्ड है। एक्सेलरेट हो रहा एक्सेलरेट हो रहा है है, बट बाहर से एक्सेलरेशन। एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए अपनी एनर्जी वो लगा रहा है। हाँ वही, एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन बाहर से जो एनर्जी नहीं मिल रहा है, एकदम सही बोला है, उसकी वजह से अपना एनर्जी लूज करता जाएगा वो। और जी जब उसका सर। एनर्जी कम होता जाएगा, तो एक टाइम आएगा ना कि उसका एनर्जी जीरो हो जाएगा, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगा वो कम होते 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 जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, तो अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता जा रहा है, तो सोच के देखो स्पाइरल पाथ में आके ही वो रुकेगा लास्ट में। और तो इस तरीके से स्पाइरल पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है सर। तो ये पहला लिमिटेशन ये था कि अगर अपन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग सोचे, जो मैक्सवेल ने थ्योरी दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलेटेड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, तो उसके हिसाब से ये होना चाहिए था। और अगर ऐसा होता है, तो अपन बोल रहे हैं कि अपने पास पहले तो वही लिखा है, देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस moving electron will come closer and closer to nucleus and must follow a spiral path falls in the nucleus, thereby it making the atom unstable। मतलब ये सिर्फ इतना बोलना चाह रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि फाइनली जाके इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो जीरो हो जा रहा है, तो इस हिसाब से तो फिर क्या होना चाहिए था, हर एटम को अनस्टेबल होना चाहिए था। कि अगर कुछ एनर्जी अगर उसने कहीं से गेन कर ली, तो इलेक्ट्रॉन पहले मूव करेगा और फिर अपना एनर्जी लूज करता जाएगा और वापस आके रुक जाएगा। और अगर एटम को अनस्टेबल होना चाहिए था, तब तो फिर कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। और मैटर तो काफी सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये जो कंसेप्ट उसने बोला था, ये तो गलत होना चाहिए था मैक्सवेल के अकॉर्डिंग तो। या फिर कुछ और रीजन होगा जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा क्या है कि वो एनर्जी लूज नहीं करता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एनर्जी लूज नहीं करता है। रीजन ये होता है क्यों नहीं करता, ये अपन आगे पढ़ेंगे जब वेव के बारे में अपन बात करेंगे। तो दो टाइप की वेव्स बनती है, स्टैंडिंग नॉन स्टैंडिंग वेव। तो इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव बनाता है जिसमें एनर्जी क्या रहती, कंजर्व रहती है। तो मतलब रदरफोर्ड की जो अपन बात करें, रदरफोर्ड मॉडल की, तो वहां तक तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वो स्पाइरल पाथ में आके गिर जाए लास्ट में, अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो ये था अपने पास पहला लिमिटेशन, जो सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका माना जाता है। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बाद में अपन एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने अभी बोला कि वो जो वेव बनाएगा इलेक्ट्रॉन, वो एक तरीके से स्टैंडिंग वेव बनाता है जिसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, तो वो एनर्जी लूज वहां पे एक्चुअल में कर ही नहीं रहा है। लेकिन उस टाइम पे उसने बताया नहीं था, तो ये एक लिमिटेशन हो गया। बाद में इसको मतलब सही किया गया कि रीजन क्या है, रीजन फाइंड किया गया, तो सही रीजन मिला। तो पहला लिमिटेशन अपने पास ये हो गया।
दूसरा अगर अपन देखें तो इसमें अपने पास है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम अपन पढ़ेंगे बोर मॉडल में। तो हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है उसको वो मतलब जो भी पैटर्न आ रहा था स्पेक्ट्रम का वो वैसा क्यों आता है उसको भी इस मॉडल से अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसको अपन जब लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तभी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो तब आएगा ये। लाइन तो अब स्पेक्ट्रम इसको होता क्या है? जैसे अपन व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं ना, मतलब यस उसको सर, प्रिज्म से पास करते हैं तो यस अपने सर, को 7 7 कलर लाइट। दिखाई देते हैं। हाँ, तो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम से अगर एनर्जी एमिट हो रही है, अगर उस एनर्जी को तुम प्रिज्म से पास करते हो तो वहां पे तुमको लाइंस बनती हुई दिखाई देगी। जैसे मान लो कि एक डार्क रूम में तुम उस स्पेक्ट्रम को मतलब जो भी प्रिज्म से आ रहा है रेडिएशन अगर उसको डार्क रूप में लेते हो तो तुमको लाइंस दिखाई देगी बीच बीच में बस खाली। सर जीमन स्टार्क इफेक्ट अलग होता है क्या? जीमन स्टार इफेक्ट से वो पता चलता है कि सेल के अंदर सब सेल और ऑर्बिटल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो अलग कंसेप्ट है, ओके वो अपन सर। पढ़ेंगे आगे। तब ब्लू हाँ, लाइट निकलती है ना H2 से, ब्लू एब्सेंट होती ब्लू है शायद। लाइट नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन जो एमिट होगा वो दिखेगा नहीं, विजिबल रीजन में रहेगा। कुछ लाइन ही विजिबल रीजन में होती है, सिर्फ 4 लाइन आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विजिबल रीजन में होती है, मतलब तुम अच्छा 4 ही लाइन यस, को देख पाओगे सिर्फ। तो ये अपन यस आगे ब्लू आएगा। से रिलेटेड एब्सेंट होती है क्योंकि उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा ही कुछ है। तो ये आगे हाँ पढ़ेंगे मतलब किस तरीके का ओके सर। स्पेक्ट्रम वाला, सिर्फ 4 लाइंस बहुत सारी बनती है लेकिन 4 ही लाइन है जो अपन देख पाते हैं बस। मतलब विजिबल रीजन में जो आएगी 4 लाइन आएगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। मतलब जैसे तुम व्हाइट लाइट के लिए पैटर्न गेन करते हो तो 7 कलर दिखते हैं, तो हाइड्रोजन के केस में तुमको लाइंस बनती हुई दिखाई देगी, मतलब लाइंस बनेगी वहां पे, ये है। तो इसलिए उसको अपन लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये पढ़ेंगे अपन, स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम के टाइप भी अपने सिलेबस में है। और जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है उसको भी पढ़ेंगे, और किसी एटम से या मॉलिक्यूल से जो स्पेक्ट्रम आता है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो ये लिमिटेशन था, मतलब अब अपन ने पढ़ा नहीं तो अभी तुमको लिख लेना है कि ये भी एक लिमिटेशन था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो समझेंगे अपन बाद में, लेकिन अभी लिख लेंगे तो ध्यान रहेगा ही। तो सेकंड लिमिटेशन अपना ये होगा कि ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जो भी एटम का स्पेक्ट्रम आ रहा था उसको इस मॉडल से अपन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। सेकंड अपने पास है, सेकंड भी ऐसा ही है जो अपन ने क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा था। जैसे अपन ने बोला था कि सेल के अंदर सब सेल रहेगा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल रहेगा, फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतने ब्रीफ में ये सब लोग नहीं बता पाए थे, तो एक तरीके से भी लिमिटेशन ही होगी, जो एक्चुअल में जो चीज थी उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो वही है। और इसमें एनर्जी वगैरह के बारे में कोई बात नहीं की थी कि किस सेल का एनर्जी कम रहेगा, किस सेल का एनर्जी ज्यादा रहेगा। और ना ही इसने ऐसा कुछ बताया था कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे। इसने सिर्फ इतना बोला था कि पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो ये वही है सेकंड लिमिटेशन की इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम। तो जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, दैट इज सर हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ये कैसे पता चला था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो मेजर किया गया होगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब उसको देखा गया होगा तो कुछ वेलोसिटी आ रहा होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को तुमने सेलेक्ट कर लिया तो टाइम के साथ वो अलग अलग पोजीशन पे मिल रहा होगा। नहीं सर, इलेक्ट्रॉन तो वेव इलेक्ट्रॉन भी तो है हम्म उसको। इलेक्ट्रॉन वेव नहीं, इलेक्ट्रॉन में दोनों नेचर होता है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। हाँ सर वही तो सर, उसको मतलब रिवॉल्व कैसे, मतलब पता चला कि रिवॉल्व कर रही है? अरे तो एक देखो, अगर मान लो कि कोई चीज अगर एक जगह पे है तो एक जगह पे दिखना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे है और तो अपन सर ने बोला था कि सर्कुलर पार्ट में इलेक्ट्रॉन कैसे तो रिवॉल्व कर रहा है सर? ठीक है वो समझ गया हाँ सर, हाँ, कि सर्कुलर पार्ट में रिवॉल्व कर रहा है, ये कैसे पता चला? इस सर्कुलर पाथ में कहाँ रिवॉल्व करता है, तो उसने ऐसा सोचा था कि ऐसा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। एक्चुअल में तो अपन बोल तो रहे कि रेंडमली मूव करता है वो, तो इलेक्ट्रॉन नहीं क्लाउड बनाता इन्होंने है। क्या मतलब सोच के बताया था? रदरफोर्ड ने मतलब क्यों कैसे हम्म बताया था पूछ रहे हैं? रदरफोर्ड मतलब ने अब बताया तो वो सर्कुलर बता, पार्ट। हम्म। हाँ मतलब सर्कुलर पाथ में जैसे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के पास
ये तो किसी कैलकुलेशन से पता चला होगा कि उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसको कुछ मतलब ये तो वही बता सकता ना, अब इसमें इतना ब्रीफ में तो नहीं पता होता है कि उसने ऐसा ही क्यों बोला कि सर्कुलर पाथ में ये, तो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह से पता चला होगा। आगे अपन एंगुलर मोमेंटम वगैरह निकालेंगे तो कैलकुलेशंस वगैरह से ही जस्टिफाई होता है। ओके सर। तो ये रिजल्ट से जो अपने को पढ़ने हैं, तो जैसे अपन बोर मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे अपन एक रिजल्ट से प्रूव करते हैं कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे है वैसे है, तो वो सब कैलकुलेशंस वगैरह से रिलेटेड है। तो इसके लिए तो फिर तुमको मतलब पूरा डीप में पढ़ना पड़ेगा, मतलब रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर ही तुमको एकदम पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, तब छोटी छोटी चीजें पता चलती है। सर ये सब आता है कंक्लूजन और interpretation? नहीं, ये थेरेटिकल चीजें उतनी नहीं पूछता है, इसलिए तो मैं ऐसे करा दे रहा हूँ, मतलब बहुत कम, स्टार्टिंग वाला पार्ट उतना नहीं आता है, क्योंकि अपना पेपर जो होता है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। ऐसे एटॉमिक से आते हैं थेरेटिकल क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इस वाले पोर्शन से तो नहीं आएंगे उतने, रदरफोर्ड मॉडल हो गया इन सब से। हाँ, तो ये अपने पास थर्ड लिमिटेशन था कि अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके बारे में इसने कोई बात नहीं किया था, और उनकी एनर्जीज के बारे में कुछ नहीं बताया था कि व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, कि एनर्जी क्या रहेगा, किस तरीके से वेरी करेगा, सबका सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, ये सब ये अपने पास बोर मॉडल में आएगा, किस तरीके से एनर्जी अपने को कैलकुलेट करना है। हाँ, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का है कि फिजिकल का है? फिजिकल फिजिकल। तो ये है अपने पास लिमिटेशंस, तो इसकी बात होगी अपने पास। अब अपने पास इसमें वही वापस थोड़ा थे मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, तो देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या मतलब है इसका? तो देखो इसमें अपन क्या करना चाह रहे हैं, पहले समझना फिर लिख लेना, कि अपने पास मान लो कि ये एक एटम है, ये इसका अपने पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और अपने पास क्या है, एक तरीके से है कि ये अपने पास न्यूक्लियस है इस तरीके से, ठीक है। अब अपने पास इसके न्यूक्लियस के पैरेलल ये अपने पास बहुत ज्यादा, मतलब अपन मैथमेटिकली ऐसा बोलेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस है, एक अपने पास अल्फा पार्टिकल आ रहा है। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब ऐसा डिस्टेंस जहां पे उसका पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब सिर्फ उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने पास एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल इस एटम को अप्रोच कर रहा है, इसके न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से। इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो है लगभग, मतलब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग कुछ वेलोसिटी अपन बोल देते हैं वी अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये अपने पास इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है अल्फा पार्टिकल ने। तो अगर मैथमेटिकली देखोगे तो मैथमेटिकली वो डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी वो इनफाइनाइट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अपन जब भी चार्ज्ड पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, कि जैसे अपने पास मान लो कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2। सर ये समझ नहीं आ रहा। यस सर। एक मिनट, अरे आएगा रुको, पहले तो देखो बता रहा हूँ जो, कि अपने पास क्या है, ये दो चार्ज पार्टिकल है, इनको अपन ने किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, इसको समझो तब तुमको पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट कर पाओगे डिस्टेंस के साथ। ये तो पता है Q1 Q2। यस सर। हाँ, अप्रोच। तो ये अपने पास क्या है, Q1 है, ये अपने पास Q2 है। तो इस सिस्टम का जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आएगा K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो अपन बोल रहे हैं कि अपने पास एक न्यूक्लियस है, मतलब ये एक एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस को ये एक अल्फा पार्टिकल है जो कि अप्रोच कर रहा है, मतलब इसकी तरफ आ रहा है, जो अपन नहीं बोल रहे थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सर K क्या होता है? कि अपने पास कांस्टेंट है वैसे तो। सर तो ये इसका कांस्टेंट कहाँ से नाम आता है? कांस्टेंट कहाँ से आता है मतलब, ये फॉर्मूला जो है, जैसे इसको अपन क्या बोलते हैं, कूलम्ब लॉ बोलते हैं ना, हाँ ऐसा कूलम तो लॉ। ये एक तरीके से हाँ, तो इसको मतलब वो क्या बोलते हैं, कुछ नाम मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा,
तो ये फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है ये एक तरीके से मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके ये वाले फॉर्मूले आते हैं, उनको कुछ नाम देते हैं, एग्जैक्ट मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। ये सर ये वो तो नहीं होता सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ? हाँ हाँ वही, नहीं है तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ एप्सिलॉन नॉट, यस सर। के की ये अपने पास ये इतना नहीं आएगा, अपने को तो डायरेक्ट के की वैल्यू दी जाएगी जिसकी वैल्यू होती है अपने पास 9 × 10⁹ 9। तो वो तो ये अपने पास एप्सिलॉन वर्जिन से मतलब नहीं, एप्सिलॉन रिलेटेड होता है मीडियम से, कि कौन से मीडियम तुमने चार्ज वाले सिस्टम को रखा, वैक्यूम में रखा है या किसी और में रखा है, अच्छा वो मीडियम ओके से सर। रिलेटेड होता है। तो के अपने पास कांस्टेंट है एक तरीके से। तो ये कहाँ से आ रहा है ज्यादा अच्छे से फिजिक्स वाले सर ही बता पाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें फिजिक्स से ज्यादा रिलेटेड है। फोर्स वगैरह दो चार्ज के बीच अपन जितना यूज आता है उतना यूज करते हैं केमिस्ट्री में। तो ये है अपने पास। तो देखो इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये हो गया अपने पास कि अगर अपने पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2 और उनको अगर अपन ने r डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, मतलब दोनों का r डिस्टेंस अगर प्रेजेंट है, तो उस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। अब मैं यहाँ पे, अब इसको भूल जाओ इनफाइनाइट डिस्टेंस इन सबको। अपन क्या करना चाह रहे हैं कि अपने पास एक एटम है और उस एटम के न्यूक्लियस की तरफ एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है। वही अपने पास जो रदरफोर्ड वाला स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट था, वहां पे अपन यही तो कर रहे थे कि एक अल्फा पार्टिकल अपन ने एमिट कराया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, और वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की तरफ जा रहा था। गोल्ड फॉइल मतलब वहां पे काफी सारे एटम्स प्रेजेंट है। अब तुम ऐसा मान के चलो कि अपन ने उस एक्सपेरिमेंट में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल देख पकड़ा जो कि एक पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अब इस अल्फा पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी होगा v अल्फा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू v अल्फा का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल मतलब अपने पास इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, पहली बात तो +2e। और ये अपने पास जिस भी एटम का न्यूक्लियस है, नॉर्मली अपन ने एक्सपेरिमेंट में तो गोल्ड लिया था, लेकिन जिस भी एटम का अगर ये न्यूक्लियस है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर इनटू ई, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसके न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज आता है प्रोटॉन्स की वजह से आता है, और प्रोटॉन का नंबर अपने पास होता है Z, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +C, तो न्यूक्लियस का चार्ज होगा अपने पास +ZE। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास क्या है कि जो अपने पास वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना अपन, तो उसमें अपन ने अल्फा पार्टिकल काफी सारे बीम की फॉर्म में निकाले थे, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और वो गोल्ड फॉइल की तरफ जा रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि उसमें से तुमको एक ऐसे अल्फा पार्टिकल और एटम को अपन स्टडी करना चाह रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है उसमें कि जो अल्फा पार्टिकल है, ये अपन ने मान लिया कि अल्फा पार्टिकल है जहां आप मतलब कुछ कुछ डिस्टेंस पे है, जहाँ पे उसका वेलोसिटी अपन ने बोल दिया v अल्फा और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपन ने बोल दिया m अल्फा। अब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा इस एटम के। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल मतलब अपने पास कितना चार्ज हो गया, +2e, +2 और इस एटम के न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज रहेगा, +ZE। +ZD। ये चार्ज बताना है कि किस तरीके से आया, बता दीजिए सर। ये बताया था मैंने पहले। देखो तो अपन जब भी एक एटम की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का अगर अपने को चार्ज निकालना है, कि जैसे ये एटम है और इस एटम में अपने को न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज निकालना है कि न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, तो अपने को पता है कि अपने पास न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है। यस सर। हाँ, तो जो न्यूक्लियस के अंदर अगर चार्ज आएगा तो किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन्स की प्रोटॉन वजह से आएगा। पॉजिटिव। और प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है Z, यस सर ठीक है। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +E। तो जब भी न्यूक्लियस का चार्ज तुमको लिखना है तो +Z इंटू E। Z क्या है वहां पे, एटॉमिक नंबर, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ हाँ, तो वहीं से लिखा अपने पास। ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल इस एटम के न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है दोनों, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। तो पहली चीज तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, जैसे मान लो कि पहले यहाँ था, फिर इस पॉइंट पे आया,
फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया और फिर इस पॉइंट पे आया। तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये अपने पास पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 5। तो ये चीज तुमको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है कि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे जैसे 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से 5th पॉइंट तक पहुंचा, तो उसका वेलोसिटी कम होगा कि बढ़ेगा? बिल्कुल बताओ। सर बढ़ेगा। वेलोसिटी क्या होगा, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए पास जाते जाएगा जैसे जैसे? कम हो जाना चाहिए सर। एक्चुअली सर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज तो सर रिपेल हाँ, करते हैं। वो एकदम सही है कि दोनों चार्ज के अपने पास पॉजिटिव है ना, इसलिए तुम इतनी देर से फोकस डाल रहा था इस पे कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे और न्यूक्लियस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। मतलब ये अल्फा पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, इस वजह से न्यूक्लियस की तरफ तो जा रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियस उसको आने नहीं दे रहा है, मतलब उसको रिपेल कर रहा है। तो जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास पॉइंट 1 पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 1, पॉइंट 2 पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 2, पॉइंट 3 पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 3, पॉइंट 4 पे काइनेटिक एनर्जी 4 और पॉइंट 5 पे काइनेटिक एनर्जी 5। तो इनमें रिलेशन अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए तो अपन क्या लिखेंगे कि 1 जो रहेगा सबसे बड़ा रहेगा, ज्यादा डिस्टेंस पे सेम पार्टिकल है तो। फिर काइनेटिक एनर्जी 2, फिर काइनेटिक एनर्जी 3, फिर काइनेटिक एनर्जी 4 और सबसे कम रहेगा काइनेटिक एनर्जी 5। तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो अल्फा पार्टिकल है न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब अपन क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो अपन ने हेडिंग डाला है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब एक चीज अगर मैं तुमको बोलूं तो तुमको समझना चाहिए कि अपने पास अगर इस अल्फा पार्टिकल को, जो ये अपन अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर इस अल्फा पार्टिकल को इस एटम को या इस न्यूक्लियस को पार करके जाना है, मतलब क्रॉस करके जाना है, तो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी मिनिमम। कुछ तो एनर्जी चाहिए होगा ना, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है। तो उसको क्रॉस करने के लिए कुछ सर्टेन मैग्नीट्यूड से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए उसकी, तभी वो उस एटम को क्रॉस कर पाएगा। ये समझ में आया क्या? यस। कि ये अपने पास न्यूक्लियस की तरफ जाते जा रहा है और न्यूक्लियस को रिपेल करता जा रहा है। तो अगर उसके पास वैल्यू कम रहेगी तो हो सकता है कि पहले ही उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, 0 हो जाए और वो उस एटम को क्रॉस ही ना कर पाए। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तभी वो एटम को क्या कर पाएगा, क्रॉस कर पाएगा। मतलब जो गोल्ड फॉइल था उसको क्रॉस कर पाएगा वो। तो अभी अपन ऐसे अल्फा पार्टिकल की बात करना चाह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो इस एटम को क्रॉस नहीं कर पा रहा है या गोल्ड फॉइल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी उससे कम है। तो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि अपने पास अल्फा पार्टिकल आया किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, इस पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं 1 पे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी 1 है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी 1 इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इस अल्फा पार्टिकल को एटम से पार करा पाए। तो अगर सफिशिएंट नहीं है तो किसी पॉइंट पे जाके उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो अपन बोल दे रहे अभी, मान लो कि जो 5th नंबर वाला पॉइंट है यहाँ पे आके उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रहा है। तो इस पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो जहां पे उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा तो अपन न्यूक्लियस से उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगी r, इसी को अपन बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि न्यूक्लियस को कहाँ तक अप्रोच कर पाए, मतलब कितना दूरी से रह गया है वो। तो ये वाली डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी है, r। समझ में आया क्या? यस सर, आ सर गया। एक बार और बता दीजिए। तो उससे फायदा क्या होगा एक बार और बता, क्या चीज? सर? आप डिस्टेंस निकालने से सर मतलब क्या पता चलता है हमको, मतलब उससे फायदा क्या है? फायदा क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स रह जा रहे थे, उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा ना कितना वेलोसिटी है कितना नहीं है। अभी तो अपने पास कोई फायदा नहीं है अभी अपने सिलेबस के हिसाब से, तो
लेकिन कुछ कैलकुलेशंस वगैरह तुमको करनी होगी तो उसमें जरूरत पड़ सकती है, मिनिमम कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बनते हैं ना यार, कि ये अगर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस एक्सपेरिमेंट में अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशंस वगैरह तो ऐसे ही होती है। ठीक तुमसे है सर। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे बड़ा फायदा तो ये है एग्जाम में। हम्म। तो ये तो अपन ने लगाया अपना दिमाग कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो ये है अपने पास। तो ये देखो दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि अपन ने क्या बोला यहाँ पे पूरा, फिर अपन इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। कि अपने पास क्या था, एक एटम था और उस एटम को एक अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, ये अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है उसके न्यूक्लियस की डायरेक्शन में, मतलब न्यूक्लियस की डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो अपन ने बोला कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो गया। और अपने को पता है कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। सेम चार्ज में होता है उनमें बीच दुश्मनी रहेगी। तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाएगा वैसे वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसको जो उसकी तरफ आ रहा है उसको अपोज करता जा रहा है। तो अपन ने बोला कि अपने पास जो पहले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी थी, अब अगर ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है इसकी तरफ और ये न्यूक्लियस चाहता ही नहीं कि मेरे पास आए, मतलब एक तरीके से इसको धक्का मार रहा है पीछे, तो मिनिमम कुछ तो एनर्जी होना चाहिए ना अगर इसको उसको क्रॉस करना है तो, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है, आने से रोक रहा है। तो मिनिमम कुछ पावर होना चाहिए उसका, पावर मतलब वही मिनिमम कुछ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तभी वो एटम को क्रॉस कर पाएगा। तो अभी अपन उस केस की बात कर रहे हैं कि अभी अपने पास जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो इस एटम को क्रॉस कर पाए। तो जो पहला पॉइंट जहां से अपन ने स्टार्ट किया था वहां पे काइनेटिक एनर्जी 1 थी, तो जैसे जैसे ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट जाएगा, सेकंड से थर्ड जाएगा, थर्ड से फोर्थ जाएगा, फोर्थ से फिफ्थ जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होता जा रहा है। और अपन मान ले रहे कि फिफ्थ पॉइंट पर उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ये अपने को वही निकालना है कि न्यूक्लियस से कितना पहले आके उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ है। तो ये अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है r। तो इसके लिए अपने को वही करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। अब एक और चीज अपने को यहाँ पे लेना था कि जब अपन ने यहाँ से स्टार्ट कराया ना इसको पहले पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल को, यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के कंपेरिजन में लगभग 0 है। तो मैं बोल रहा था कि अपने पास पोटेंशियल एनर्जी 0 रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करके अपन बोल रहे कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू काफी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी काफी कम है, मतलब रिलेटिवली वो 0 है उसके कंपैरिजन में। और मैथमेटिकली अगर तुम देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कब हो सकती है, जब अपने पास ये एक डिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो इसीलिए अपन ऐसा बोलते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो एक तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, जहां पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो ये अल्फा पार्टिकल, अब इनफाइनाइट मतलब ऐसा नहीं इनफाइनाइट से आएगा, रिलेटिव होता है चीजें। जैसे अगर अपन बात करें अपने लिए जो दीवार है वो मतलब एक नॉर्मल है, उसको अपन देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर वही दीवार को तुम देखोगे किसी चींटी के लिए तो उसके लिए वो दीवार क्या है, एकदम इनफाइनाइट हो गया, बहुत बड़ा है उसके लिए। तो रिलेटिव चीजें हैं। तो अपन काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करके बोल रहे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, लगभग 0 होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 रहेगा तो एक तरह से डिस्टेंस अपन क्या बोलेंगे मैथमेटिकली कि इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो अपन सही तरीके से बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी से एक न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं है कि वो उस न्यूक्लियस को क्रॉस कर पाए या उस एटम को क्रॉस कर पाए। तो पहले ही कुछ डिस्टेंस पे आके वो रुक जाएगा, और न्यूक्लियस से कितना पहले आके वो रुका है वही डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि जैसे अपन ने यहाँ पे बोला कि ये पॉइंट अपने पास फर्स्ट था, इस पॉइंट पे जहां से अपन ने स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 1 है, जो भी इसका वैल्यू आएगा तुमको ये गिवन होगा। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हो, हाफ m इंटू बी अल्फा का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी अपन बोल रहे कि रिलेटिवली 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ आके वो रुक रहा है और यही डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, अगर मैं इसको बोलता हूँ सेकंड पोजीशन, क्योंकि अपने को अभी ये दोनों ही कंपेयर करना है। तो या फिर इसको बोल दो तुम एक तरीके से जो 1 है इसको बोल दो कि अपने पास पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
और ये है जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, पहले तो अपन करने वाले क्या है, कंजर्वेशन सर ऑफ एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं हो जाएगी क्या पूरी? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहाँ जीरो किया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो किया है ना। हाँ वही तो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे है? वो तो वही तो मैं समझा रहा था इतनी देर से कि काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू लगभग जीरो रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत बड़ी होगी। पोटेंशियल, हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी होता है एक तरीके से रेफरेंस लेके अपन सेलेक्ट करते हैं उसको। जनरली अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जैसे अपन किसी ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी देखे तो अपन कहाँ से मेजर करते हैं, अर्थ सरफेस से मेजर करते हैं, एमजीएच अपन बोलते हैं। कि जैसे ही अपने पास क्या है, अर्थ सरफेस है, तो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अपन ने यहाँ पे उसको h हाइट से ऊपर ले रखा है, तो अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। तो ये रेफरेंस अपन ने सेलेक्ट कर रखा है कि मैं क्या करूंगा, अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानूंगा। पोटेंशियल एनर्जी अपन एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू। हो सकता है कोई इसी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे जीरो मान ले, वो अपन जो पढ़ते हैं वो अपन अर्थ सरफेस पे जीरो मान के फिर कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एब्सोल्यूट कैलकुलेट की नहीं जा सकती, रिलेटिव होता है। एक रेफरेंस तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे तुम जीरो एज्यूम कर रहे हो। सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मतलब के बराबर नहीं हो जाएगी क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कहाँ पे जीरो माना है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये है अपने पास। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन कि अपने को क्या करना है, दोनों पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कर देना है। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसके हिसाब से अपन क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो अपन बोल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट 1, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या है, जीरो है। काइनेटिक एनर्जी अपने पास वेलोसिटी गिवन होगा, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं हाफ एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। तो इनिशियली मैं काइनेटिक एनर्जी उसी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, हाफ एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर, ये अपने को गिवन होगा। वेलोसिटी जनरली वेलोसिटी ही देता है, वो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं देता है, तो फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपन ने जीरो ले रखा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपन बोल रहे कि अल्फा पार्टिकल यहाँ आके रुक जाएगा, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसका क्या है, जीरो है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपने पास हो गया अगेन जीरो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अपने पास जो भी आएगा भी कैलकुलेट करेंगे। तो वही चीज हो गई कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू हाफ एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। अब अपने को पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालना है फॉर्मूले से, जो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था कि अगर जब अपन दो चार्ज को किसी r डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो इस फॉर्मूले से अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब तुम फिफ्थ वाले पॉइंट पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे यही तो सिस्टम है कि यहाँ पे आके एक तरीके से अल्फा पार्टिकल रुक गया, ये अपने पास न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज है कितना, +2e, न्यूक्लियस का चार्ज अपने पास क्या, Ze। तो एक तरीके से ये हो गया Q1, इसको बोल दो तुम Q2, और दोनों के बीच डिस्टेंस है क्या, R, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां से अगर अपन देखें तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अपन क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 हो जाएगा अपने पास 2e, Q2 हो जाएगा अपने पास Ze, और डिवाइडेड बाय R हो जाएगा अपने पास कैपिटल R। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की K इंटू Q1, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज दैट इज +2e, Q2 दैट इज न्यूक्लियस का चार्ज तो +Ze डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैपिटल R, इक्वल टू अपने पास क्या है, हाफ एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो तुमको सब चीज गिवन होगा R के अलावा। K अपने पास कांस्टेंट होता है,
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई तुमको पता है, जेड तुमको पता है, बताएगा ही कि कौन सा एटम के लिए अपन बात कर रहे हैं, किस एटम को अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, क्या है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तुमको पता है, ये 4 AMU वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा, वेलोसिटी तुमको गिवन होगा। तो यहाँ से सब टर्म्स को अगर रीअरेंज करोगे तो ये तुम्हारे पास r की वैल्यू आ जाएगा, r इक्वल टू 4kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाय m अल्फा इंटू v अल्फा का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r। तो ये है अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास सब टर्म्स तो अपने को बताइए क्या क्या है, बस k की वैल्यू जरूर लिख लो कि k इक्वल टू अपने पास क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अभी तक तो वैसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बहुत साल पहले पूछा था जेई एडवांस वालों ने, जब पेपर सब्जेक्टिव होता था तो उन्होंने ये चीज प्रूव करवाई थी, तब प्रूव करने को बोला था कि ये फॉर्मूला अपने पास प्रूव करना है तुमको, डिराइव करने के लिए बोला था ये एक्सप्रेशन। तो अभी तो ऐसे सवाल आते नहीं अपने पास, और उसके बाद से अभी तक तो कोई सवाल इस पे पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि इतने पेपर वगैरह में तो क्वेश्चन आएंगे ही, और कभी भी वापस भी पूछ ही सकता है जब पहले भी पूछा है। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो इसको अपने या तो r लिख देते हैं सिंपली, या फिर r मिनिमम भी लिख देते हैं। तो ये है अपने पास r डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हाँ, तो ये क्वेश्चंस अपने पास जो आएंगे सिंपल सिंपल से आएंगे इस तरीके से कि जैसे अपने फॉर्मूला लिखा कि r इक्वल टू अपने पास क्या है 4kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाय m अल्फा इंटू v अल्फा का स्क्वायर। अब कभी कभी देखो बताए वो क्या करेगा कि वो तुमको ऐसा क्वेश्चन देगा कि अपने पास क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है और अपने पास क्या मतलब 2 अल्फा पार्टिकल है, और उन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, एक ही एटम की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक ही एटम की तरफ उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है या फेंका जा रहा है, लेकिन दोनों का वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। क्योंकि अगर इस फॉर्मूले में अपन देखें k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E कांस्टेंट है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये भी कांस्टेंट है, तो दो ही चीज वेरी कर सकती है, z या फिर v अल्फा। तो न्यूमेरिकल इससे आता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो हो जाएगी काफी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को रखोगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को AMU में रख के 4 AMU रख के उसको kg में कन्वर्ट करोगे, फिर वेलोसिटी कुछ देगा, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, z कुछ होगा 23, 27, 49 जो भी इस तरीके से कुछ, तो कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी हो जाती है, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से जो बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देखो क्या बोल रहा हूँ कि अपने पास k कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट है, तो एक तरीके से बोल सकता हूँ कि जो r है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन v अल्फा का स्क्वायर। तो अब क्या करेगा, इस तरीके से देगा अलग अलग केस बना के कि कभी क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को अलग अलग कर देगा, 2 अल्फा पार्टिकल के लिए बात करेगा और एटम सेम रख देगा, मतलब z क्या रख देगा, सेम रख देगा। एक बार ऐसा कर सकता है कि सेम वेलोसिटी के अल्फा पार्टिकल को 2 अलग अलग मेटल एटम की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब वेलोसिटी सेम हो जाएगी और z क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। या फिर दोनों को वेरी करा सकता है, तब कुछ कंपैरिजन करा सकता है रेडियस के लिए। तो क्वेश्चंस नॉर्मली ऐसे ही आते हैं कि इफ, पहला केस अपन ले रहे हैं, इफ सेम न्यूक्लियस, कि एक तरीके से 2 केस की बात हो रही है, तो एक केस में अल्फा पार्टिकल को अलग वेलोसिटी से भेजा जा रहा है, दूसरे केस में अलग वेलोसिटी से भेजा जा रहा है, लेकिन जो सामने वाला एटम है वो सेम है, मतलब न्यूक्लियस सेम है, z अपने पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट v अल्फा, ठीक है। तो इसमें अपन वही देखेंगे कि z अगर अपने पास सेम हो गया तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो ये रिलेशन तुमको ये भी निकाल ही सकते हो कि 2 ही वेरिएबल है तो उनके साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो अपन ने अभी तो क्या कर दिया, z को सेम कर दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v अल्फा का स्क्वायर। तो अब रेडियस ही कंपेयर कराएगा कि दोनों के लिए रेडियस का क्या रेशियो रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि r1 अपॉन r2 इक्वल टू
वी अल्फा 2 या V2 अपॉन V1, चाहो तो ऐसा लिख लो, V अल्फा 1 इसका होल स्क्वायर। तो जब वेलोसिटी अलग अलग कर देगा अल्फा पार्टिकल का, तो इस तरीके से अपने पास रेडियस का रेशियो पूछा जा सकता है तुमसे सेम न्यूक्लियस के लिए। दूसरा केस अपने पास आ सकता है कि अपने पास क्या कर दे, सेम वेलोसिटी के अल्फा पार्टिकल्स को अलग अलग मेटल की तरफ प्रोजेक्ट कराया जाए। केस 2 अगर अपन देखें तो सेकंड केस अपने पास आ जाएगा कि इफ वी अल्फा सेम, मतलब सेम वेलोसिटी के अल्फा पार्टिकल है, उनको अलग अलग एटम की तरफ प्रोजेक्ट कराया जा रहा है, डिफरेंट न्यूक्लियस। तो जो जेड है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तब तुमसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कंपेयर करा जाएगा। तो अगर अपन बोले कि एक केस में मतलब वी अल्फा दोनों केस में सेम है, केस 1 और केस 2, इसमें जो एटम में मान लो कि उसका एटॉमिक नंबर Z1 है, इसमें जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर है Z2, और इस केस में जो रेडियस आ रहा क्लोजेस्ट अप्रोच वो R1 है, इस केस में जो रेडियस आ रहा क्लोजेस्ट अप्रोच वो R2 है। तो अपने को R1 और R2 कंपेयर करना है। तो अपने को पता है कि V अल्फा तो सेम है, तो Z के हिसाब से ही अपने को देखना है। तो अपने देखा था कि जो रेडियस है अपने पास R इक्वल टू, तुमको ऐसे सोचना है जैसे बता रहा हूँ कि R इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था, 4kZe स्क्वायर M अल्फा अपॉन V अल्फा। तो ये तो अपने को पता ही है कि Z और V के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। तो अभी उसने V भी सेम कर दिया, तो सिर्फ Z ही अपने पास क्या है, वेरिएबल है, V अल्फा का स्क्वायर। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो अपने पास आ जाएगा कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। तो इस तरीके के कंपैरिजन के खूब सवाल मिलेंगे तुमको, कभी किसको सेम कर दिया, कभी किसको सेम कर दिया। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये था अपने पास। तो यहाँ पे तुमको मेनली फॉर्मूला ही ध्यान रखना है कि फॉर्मूला अपने पास जो है वो तुमको पता होना चाहिए कि ये होता है। तो जैसे मैं बोलता आता हूँ कि हर बार तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स में तुमको यही बनाना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला अपने पास ये है। जब भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है? यस सर। चलो तो इसको एक बार देख लेना अच्छे से, नहीं समझ में आए तो फिर अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो देखो इसमें अपने पास क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन तो वो है जो अपन ने पहले किया था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग द एटॉमिक नंबर इक्वल टू दिस। तो वो अपने पास वही फॉर्मूला लगेगा, न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, R इक्वल टू R नॉट a की पावर 1/3। तो R नॉट तुमको गिवन है और वो आ जाएगा तुम्हारे पास 125 का पावर 1/3। तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ तो वो आ जाएगा। अब देखो इसमें हमने सेकंड वाले में क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वही R निकालना है, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर एटम विथ स्पीड v। तो ये तो कुछ नहीं है, बस तुमको वैल्यूज पुट करनी है। तो फॉर्मूले से रिलेटेड एक तरीके से कि R इक्वल टू 4kZe स्क्वायर M अल्फा इंटू V अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को ये R निकालना है, वेलोसिटी अपने को V अल्फा जो है वो V दे दिया है, Z अपने पास कितना हो गया 49, और अपने पास 47 बाकी कुछ गिवन है नहीं, सॉरी 47, बाकी के तुमको ऐसे रख देना। तो इसमें तो वैल्यूज पुट कर, तो इसमें तो कुछ नहीं था, बस यहाँ पे रख दो V अल्फा की जगह V रख दो, M अल्फा इसने मास ऑफ अल्फा पार्टिकल M अल्फा दिया हुआ है, तो M अल्फा ऐसे कैसे रहेगा, V अल्फा की जगह V आ जाएगा, Z की जगह तुम्हारे पास 47 आ जाएगा। तो एक तरीके से हो जाएगा 4 इंटू k इंटू 47 इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाई M अल्फा है, और ये हो जाएगा अपने पास V का स्क्वायर। ठीक है, एटॉमिक टर्म्स के बारे में बात करना है। एटॉमिक टर्म्स मतलब वही आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब तुम जो पढ़े होंगे उनके बारे में है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास यही रहेगा, एटॉमिक टर्म्स। तो इसमें अपने पास है तो एक तरीके से पहला तो एटॉम का रिप्रेजेंटेशन है जो अपन आईटीसी में देखे थे। ये तो वही लिखा हुआ कि एक्स अपने पास सिंबल हो गया, ए मास नंबर है, जेड अपने पास एटॉमिक नंबर है, तो ए अपने पास मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर, एक्स सिंबल ऑफ एटम। और एटॉमिक नंबर अपने पास
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये था अपने पास। अब इसमें अपने को वही बात करनी है आइसो सीरीज। तो जैसे तुमने अभी आइसोटोप्स पढ़ा है, आइसोबार्स पढ़ा है, वैसे अपन काफी सारे टर्म्स डिफाइन करते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टेट्स, इस टाइप से आइसो डाइफर्स, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो कुछ 7-8 टर्म्स है, उनके बारे में अपने को बात करना है। आसान है, लेकिन ये पूछे जाते हैं, मेंस वगैरह में पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट है और अपने पास क्वेश्चंस में भी यूज करवा देता है। तो ये सब है। देखो, तो अपने पास क्या है, आइसोटोप्स तुमको पता ही होगा। आइसोटोप्स में अपन क्या बोलते हैं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स रहेंगे, जिनके लिए क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब Z जो है वो सेम रहेगा। दो ऐसे एटम की अपन बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, जिनके लिए अपने पास क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। जो ये A है मास नंबर, ये क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ये सिंपल सा। तो तुमको तो इतना ध्यान रखना, आइसोटोप्स मतलब Z सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट रहेगा। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, Z अपने पास सेम है, A जो है मास नंबर वो डिफरेंट है, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा, उनमें अलग अलग रहेगा। तो आइसोटोप्स वही है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो जैसे अपन ने बात किया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलते हैं, तो हाइड्रोजन है मतलब एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, लेकिन सबका मास अलग अलग है। मास नंबर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ऐसे ऑक्सीजन के भी अपने पास 3 ही आइसोटोप्स मिलते हैं। तो ऑक्सीजन है तो अपने पास एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, 8 8 8। मास नंबर देख सकते हो अलग अलग है, 16 17 और 18। तो ये आइसोटोप हो गए। इसी तरीके से अपने पास आइसोबार होते हैं। तो इनको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, मतलब कुछ 3-4 मिनट लग जाएगा, मतलब रिलेट करके अपन याद करेंगे थोड़ा सा। तो आइसोटोप्स हो गए अपने पास। आइसोबार की अगर अपन बात करें तो आइसोबार अपने पास क्या है कि एटम्स ऑफ, मतलब आइसोबार में ऐसा रहेगा कि अपने पास क्या है, जो मास नंबर है A, मास नंबर अब की बार सेम रहेगा, मतलब उसका जस्ट उल्टा होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है Z वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ऐसे एटम्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं जिनके लिए मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो ये है अपने पास कि A सेम रहेगा और Z अपने पास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आर्गोन एंड कैल्शियम। तो आर्गन के लिए भी मास नंबर होता है 40, कैल्शियम के लिए भी होता है 40, लेकिन एटॉमिक नंबर देखोगे तो इसका 18 है और इसका अपने पास 20 है। तो सिंपल सा है, इसमें भी तुमको यही चीज ध्यान रखनी है कि क्या डिफरेंट है और क्या सेम है। देखो, याद करने का छोटा सा तरीका ये कि जैसे आइसोटोप अपन देख रहे हैं, तो आइसोटोप में बीच वाला जो वर्ड है देखो P से अपन वो समझेंगे क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब अपने पास क्या होगा कि प्रोटॉन सेम रहेगा। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, कि जिन दो चीजों के लिए बात कर रहे हैं अपन उनके लिए कुछ ना कुछ सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो तुमने ऑर्गेनिक में एक तरह से पढ़ा था क्या, आइसोमर्स। तो आइसोमर में भी क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है तो अभी तुमने स्ट्रक्चर ही पढ़ा है। स्टीरियो आइसोमर्स आते हैं, वहाँ पे ओरिएंटेशन अलग हो जाता है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे सेम रहेगा, उसके हिसाब से अपन बात करें तो आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। तो आइसोटोप्स मतलब प्रोटॉन सेम रहेंगे दो एटम्स के बीच। तो ये P से अपने पास प्रोटॉन को रिलेट कर सकते हो तुम, और आइसो मतलब सेम, मतलब प्रोटॉन्स अपने पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे जिन एटम्स के लिए अपन बात कर रहे हैं। प्रोटॉन सेम होने का मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो गया Z। तो इस तरीके से याद करने के लिए बता रहा था कि आइसोटोप हो गया। ऐसे अगर अपन बात करें आइसोबार, तो इसको तुमको B से रिलेट करना है। B अपन जैसे इसको हिंदी में बाहर बोलते हैं, बाहर मतलब एक तरीके से मास ही हो गया, ठीक है। तो मतलब अपने पास क्या रहेगा, मास नंबर जो हो जाएगा सेम हो जाएगा। आगे अपने पास क्या है, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स मतलब वही अपने पास, देखो इसको वैसे रिलेट करेंगे, पहले वही बता देता हूँ कि आइसो मतलब सेम, यहाँ पे N आ रहा है तो इस N से रिलेट कराओ किसको, न्यूट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे क्या रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे।
तो ऐसे दो एटम्स को अपन आइसोटोन्स बोलेंगे एक दूसरे के, जिनके लिए अपने पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे। तो यहाँ पे वही आ जाएगा डेफिनेशन की अगर बात करें कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which contains same number of neutrons are called isotons। ये टॉप नहीं है, आइसोटोन्स एन आएगा, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आइसोटोप पी आ रहा था तो प्रोटॉन हो गया, एन आ रहा है तो न्यूट्रॉन हो गया। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हो। तो अपने को पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन कैसे निकालते थे किसी भी एटम में, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये डिफरेंस अपने पास क्या आएगा, सेम आएगा, कि अगर अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो ये डिफरेंस सेम हो गया, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने पास सेम हो गए। तो जब भी अगर तुम्हारे पास इस तरीके से पेयर में एटम्स आते हैं कि आइसोटोन्स हैं या नहीं, मतलब आइडेंटिफाई अगर तुमको करना है तो वही करोगे कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके देख लो। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोन्स, और एक ऑप्शन उसमें ये है, तो करना क्या है तुमको, डिफरेंस निकाल के देख लो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये आएगा 20, मतलब यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 40 माइनस 20, यहाँ पे भी 20 न्यूट्रॉन्स है, मतलब दोनों क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। इसी तरह मान लो कि एक ऑप्शन ये आएगा, ये भी चेक करना अपने को कि आइसोटोन्स है या नहीं, तो वही मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 6 ये आ जाएगा कितना, 8। 15 माइनस 7 ये भी आ जाएगा क्या, 8। 16 माइनस 8 ये भी आ जाएगा क्या, 8। तो मतलब ये भी अपने पास क्या हो गया, आइसोटोन्स हो गए। तो मतलब ये देखना है तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नाम से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए तुमको। केटाइन और एनाइन के केस में मैंने तुमको सिखाई दिया है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। केटाइन मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लिया गया है, एनाइन मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया गया है। तो नेक्स्ट अपने पास यही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अपने पास क्या रहेगा, ऐसी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अब देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो पूछता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो अपने को समझ में आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे सेम होना चाहिए, ओपन काउंट करके निकाल सकते हैं। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब ये अब तुम्हारे इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अपन स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, तो मतलब ऐसी स्पीसीज को भी देखना है जिनमें स्ट्रक्चर भी सेम आए। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, तो ये अपन बॉन्डिंग में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वही बोलेंगे कि द स्पीसीज एटम्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे अगर अपन मॉलिक्यूल की बात करें तो यही हो जाएगा अपने पास CO2 एंड N2O, ये इसका एग्जांपल की अपन बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल भी आ सकता है, तो कार्बन के लिए अपने पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अपने पास कितने होते हैं, 8। 2 ऑक्सीजन है तो 8 × 2, तो आ जाएंगे अपने पास कितने, 16 + 6 तो हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। 2 नाइट्रोजन है मतलब 2 + 8, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 14 + 8, तो ये भी कितना हो गया, 22। तो ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सिंपली तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है और कुछ भी नहीं है। तो ये एटम भी आ सकता है, 2 एटम, आयंस भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कोई भी स्पीसीज आ सकती है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे मैं निकालोगे सब में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा 10 ही आएगा, क्योंकि Na+ है तो सोडियम वैसे 11 होता है, +1 मतलब एक चला गया, ये निकाल लोगे, ठीक है। ये फोर्थ हो गया अपने पास। हाँ, आइसोडायफर्स की अपन बात कर रहे हैं, तो आइसोडायफर्स अपने पास क्या है, जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होगा, उनको अपन आइसोडायफर्स बोलते हैं। कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि इसको अपन क्यों डिफाइन कर रहे हैं ऐसा रेंडमली, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम हो।
ये अपने पास जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें इसको रिलेट करते हैं अपन, इसलिए अपन आइसोडायाफर्स की बात करते हैं। वहां पे ये चीज थोड़ा यूजफुल है रेडियो एक्टिविटी के केस में, क्योंकि इससे पहले तो सेम बातें समझ में आ रही थी कि प्रोटॉन सेम है या न्यूट्रॉन सेम है या इलेक्ट्रॉन सेम है या फिर मास नंबर सेम है, वो उस तरीके से अपने रिलेट कर दिया। लेकिन ये रेंडमली न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम हो जाए तो ये से तो अपन फिर कुछ भी बना सकते हैं। स्पेशली इसी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आगे यूज आएगा। तो ऐसे आइटम्स के लिए अपने को बात करनी है जहां पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब पहले तुमको उसके लिए अगर ऑप्शन आएगा तो दोनों एटम के लिए पहले तो न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्रोटॉन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस लेना है तुमको। अगर ये सेम आ जाएगा तो उनको अपन क्या बोलेंगे, आइसो डायाफर्स। तो अपने को पता है कि अगर मेरे पास न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है किसी एटम में, तो न्यूट्रॉन अपने पास किस तरीके से निकालते हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। प्रोटॉन का नंबर अपने को पता है क्या होता है, मास नंबर दैट इज जेड, सॉरी एटॉमिक नंबर दैट इज जेड। तो अपन करना क्या चाह रहे हैं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन अपने पास क्या होगा एक तरीके से, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन हो गया अपने पास ए माइनस जेड और प्रोटॉन अपने पास हो गया माइनस जेड। तो क्या बन जाएगा एक तरीके से ए माइनस टू जेड। तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब अपन उनको क्या बोलेंगे, आइसो डायाफर्स। तो अपन अलग अलग नहीं करेंगे, पहले न्यूट्रॉन निकालेंगे फिर प्रोटॉन निकालेंगे फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो सिंपली तुम ऐसे याद रखो कि जहां पे मास नंबर माइनस टू इंटू एटॉमिक नंबर, ये वैल्यू अगर सेम आ जा रही है तो उनको अपन क्या बोल देंगे, आइसो डायाफर्स बोल देंगे। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो आइसो डायाफर्स ये, तो यहाँ पे निकाल के देखोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास कि जैसे अपने पास यहाँ पे क्या है, यूरेनियम 238 है, तो मास नंबर होगा 238 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो इसको जो भी वैल्यू 54 आएगी देख लेना, 54 54। सर रेडियो यहाँ पे भी करोगे तो पता है इसका? यहाँ पे क्या 54 चीज, सर रेडियो एक्टिविटी में इसका क्या काम पड़ता है? वो वहीं सीखेंगे ना यार। फिर अब वहाँ पे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एमिशन होता है तो उससे रिलेट करते हैं थोड़ा सा। तो ये अपने पास हो गया मास नंबर 234 माइनस एटॉमिक नेट नंबर दैट इज 2 इंटू 90, तो ये भी 54 ही आ रहा होगा। तो ये न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है, इसलिए आइसो डायाफर हो गया। यहाँ पे निकालोगे तो वैसे आ जाएगा। तो ये थे अपने पास एग्जांपल। आइसो स्टेट्स लास्ट है। तो आइसो स्टेट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है। पहली बात इनको मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं, तो लिखा हुआ है देखो, molecules having same number of atoms as well as same number of electrons, कि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होना चाहिए और एटम्स का नंबर भी सेम होना चाहिए। तो दोनों चीज तुमको काउंट करनी है। तो ये जो एग्जांपल है अगर यहाँ पे देखोगे तो सब में वही है कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेगा और उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेगा। पहला एग्जांपल अपने को दिया N2 एंड CO। तो N2 में देखोगे तो 2 नाइट्रोजन हो गए, मतलब एटम्स कितने हो गए, 2, एटोमिसिटी कितनी होगी 2। तो इसी चीज को अपन, अच्छा एक और चीज ऐसे लिख सकते हैं कि जहां पे अपने पास क्या हो जाए, नंबर ऑफ एटम दैट इज एटोमिसिटी, ये मैंने डिफाइन किया था कि एटोमिसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो N2 का एटोमिसिटी 2 है, CO का भी क्या है 2 है, तो एटम तो सेम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो नाइट्रोजन में 7 होते हैं, अपने पास 2 नाइट्रोजन है तो 14 हो गए टोटल। कार्बन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो 6 + 8 ये भी 14 हो गए। तो मतलब क्या होगा, आइसो स्टेट्स हो गए। तो इस तरीके से आ जाता है। तो ये था अपने पास आइसो सीरीज। क्योंकि अपने को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए ये छोटे छोटे टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे अभी अपन ने वो किए। अब वेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, या बोर मॉडल तक भी जाने के लिए अपने को बीच में काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए अपन इन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वेव क्या होता है, तो देखो ये तो एक तरीके से क्या है, अपने पास मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है कि एक जगह से दूसरी जगह अपने पास एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अभी समझेंगे अपन, देखो किस तरीके से कि इट इज मोड ऑफ, डेफिनेशन लिख लेते हैं, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होने का एक जरिया है। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस
to another place without displacement of मैटर, कि मैटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब मैटर एक जगह से चल के दूसरी जगह नहीं जा रहा है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है। एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एक तो सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि अपने पास मान लो कि दो इंसान है, इधर इन्होंने एक रस्सी पकड़ रखी, इधर ये तुमने किया भी होगा, इधर भी मान लो कि ये भी है, इसने भी ये रस्सी पकड़ रखी इस तरीके से। तो रस्सी को अगर तुम टाइट पकड़ लो इस तरीके से, अब अगर यहाँ से कोई आदमी इस रस्सी को झटका देता है और इस तरीके तुमने किया होगा ना, तो सांप तरीके बनता हुआ दिखाई देता है। तो एक तरीके तुमने हाथ से उसको ऊपर नीचे किया, तो एक तरीके से क्या किया, उसको तुमने एनर्जी दिया। तो मान लो कि इसने अगर इसको ऐसे ऊपर इधर की साइड से एनर्जी दिया, तो तुमको ये ऐसे बनती हुई दिखाई देगी कुछ। तो एक तरीके से ऐसा थोड़ी ना हुआ कि वो रस्सी बढ़ गई है। अगर इस हिसाब से देखो जो मैंने रेड कलर से पैटर्न बनाया, तो इसके हिसाब से तो क्या होगी, रस्सी बढ़ जा रही है। यहाँ पे एक तरीके से पार्टिकल का कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो इतना जल्दी अपने पास एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, वो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे बस अपनी जगह पे। कि जैसे ही तुमने क्या किया होगा कि यहाँ वाले पार्टिकल को एनर्जी मिला, इनको जैसे एनर्जी मिला होगा स्टार्टिंग वाले पार्टिकल्स को, ये अपनी पोजीशन से ऊपर चले गए इस तरीके से, और फिर ये अपना एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करते जाएंगे। तो एक तरीके से तुमको इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिखा देता है कि पार्टिकल्स जो रहे अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। तो एक तरीके से तुमने क्या किया, एनर्जी दिया, तो उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे हो, इसकी वजह से तुमको ऐसा पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि वो रस्सी बंध गया। तो एक तरीके से एनर्जी मिलेगा, पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे हो रहे, उसी को एक तरीके से अपन ऑसिलेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि कभी ये ऊपर रहेगा तो नीचे रहेगा। तो ऑसिलेशन मतलब यही होता है कि अपनी ये पोजीशन पे मान लो कि पार्टिकल है, तो ये इस तरीके से मूव करता जा रहा है एक ही जगह पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, तो अपने पास ये होगा कि अपने पास क्या है, जैसे एनर्जी मिलेगा तो पार्टिकल का कुछ पार्टिकल ऊपर जाएंगे, कुछ पार्टिकल नीचे आएंगे, कुछ पार्टिकल ऊपर जाएंगे, कुछ पार्टिकल नीचे आएंगे, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ का पार्टिकल उठ के मान लो कि यहाँ चला गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो अपनी ही पोजीशन पे एनर्जी गेन एनर्जी लॉस के हिसाब से ऊपर नीचे होता जा रहा है। उस वजह से तुमको इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। तो एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, वहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उन पार्टिकल्स के ऑसिलेशन हुए, मतलब ऊपर नीचे हुए। वही पैटर्न अपने को एक तरीके से वेव की फॉर्म में दिखाई देता है। जो पैटर्न बनता है उसी को अपन एक तरीके से वेव बोलते हैं। इसी तरीके से अपन जब अपन क्या करते हैं कि पानी वगैरह में पत्थर फेंकते हैं, तब भी इस तरीके की वेव्स बनती है। तो अपन क्या करते हैं कि पत्थर को अपन ने फेंका, तो एक तरीके से पत्थर में अपन ने काइनेटिक एनर्जी डाल के उसको भेजा है। तो पत्थर को फेंका, मतलब उसको अपन ने काइनेटिक एनर्जी दी, तो जैसे पानी में जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी पानी के मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल्स उस पत्थर के कांटेक्ट में आएंगे, वो एनर्जी की वजह से ऑसिलेशन करेंगे, अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे होंगे, और साथ में जो उसके पास वाले पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेगा, अपना एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा। तो फिर पास वाले के पास एनर्जी जाएगा तो भी ऊपर नीचे मूव करेगा। तो इस वजह से तुमको इस तरीके का पैटर्न बन दिखाई देता है। तो पार्टिकल एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट उसका नहीं हो रहा है, मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है, ये तो फिक्स है। बस वो अपने ही पोजीशन पे इस तरीके से मूव कर रहा है कि तुमको इस तरीके का पैटर्न बनाई देगा, और इसी पैटर्न को अपन क्या बोल देते हैं, वेव बोल देते हैं। तो एक्चुअल में ये होता है अपने पास एनर्जी ट्रांसफर इस तरीके से कुछ होता है। तो ये जो पैटर्न बनता है इसी को अपन वेव बोलते हैं, ये वेव की फॉर्म में जा रहा है। तो एक्चुअल में इसको अपन ऐसे बनाएंगे कि जैसे ये है, ये तुम करके भी देख सकते हो कि एक सर तो कुछ वेव सर पैटर्न है या फिर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है? मतलब एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से ही तो बना ना एक तरीके से पैटर्न। अपने आप अगर रखा रखा तो नहीं बनता ना। मतलब जो ये अपन दिखा रहे हैं ना इस तरीके से, जैसे अपन ये बना है, ये एक तरीके से पार्टिकल्स का पैटर्न है कि जब एनर्जी ट्रांसफर हो तो पार्टिकल किस तरीके से अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो सर एनर्जी ट्रांसफर लीड टू अ वेव। हाँ, तो ये है अपने पास, ठीक है।
तो अब इसमें अपन अलग अलग तरीके से इसका नेमिंग करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो शायद आ जाता है कि वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब वो सब एनर्जी के हिसाब से आएगा। तो कम एनर्जी दोगे तो ये अपने पास जो ये हाइट्स वगैरह, ये पीक के बोलते हैं, इसको अपन बॉटम बोलेंगे। तो इन सब की हाइट्स वगैरह डिपेंड करेगा कितना एनर्जी तुमने दिया है। अगर तुम देख भी सकते हो कि अगर रस्सी को तुम जोर से करोगे तो ये जो पीक्स बनेंगे ज्यादा ऊपर नीचे, जो ये लेंथ आएगी ज्यादा आएगी पैटर्न का, और धीरे से करोगे तो धीरा सा बनेगा वो। तो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन से कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा। हाँ, तो ये अपने पास इस तरह का पैटर्न बन रहा है, इसी को अपन वेव बोलेंगे। अब अगर अपन बोले कि यहाँ पे कुछ बेसिक इसका टर्मिनोलॉजी होता है वेव का, पहले उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, किस तरीके से है, वो इम्पोर्टेंट भी है, उसी को अपन आगे रिलेट भी करेंगे। पहली बात तो ये जो अपने पास ब्लैक लाइन है, इसको अपन मीन पोजीशन बोल रहे हैं। मीन पोजीशन का क्या मतलब है, देखो कि जैसे अपन, तुम इसी से समझोगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, जो रस्सी वाला एग्जांपल था। तो जब अपन इसको एनर्जी नहीं दी थी, तो जो अपने पास ये इस मतलब ये स्ट्रेट अपन ने रस्सी कर रखी थी, तो ये वाला जो है पोजीशन, इसी को मतलब अपन क्या बोलना रहे, मीन पोजीशन बोल रहे हैं। अब जो पैटर्न बनेगा अगर देखोगे मतलब, तो वो उसी के ऊपर नीचे बनेगा, उसी पोजीशन के, क्योंकि पार्टिकल उसी पॉइंट के ऊपर नीचे हो रहा है। एक तरीके से वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जो ओरिजिन है वो उसी लाइन पे है। यहाँ का पार्टिकल था, ये ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ का पार्टिकल ऐसे था, यहाँ का पार्टिकल ऐसा था, यहाँ का पार्टिकल ऐसा था, तो एक तरीके से ओरिजिन टाइप का हो गया कि उसी पॉइंट पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये हो गया अपने पास। तो जो अपन डिफाइन करते हैं इसी के हिसाब से करते हैं कि मेन पोजीशन से ऊपर जो है ये अपने पास ये हाइट रहेगी, चाहे ऊपर बात करो चाहे नीचे बात करो। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो जितना पार्टिकल ऊपर जाता है उतना ही नीचे भी आता है। और अपन आइडियली बात करते हैं तो अपन बोलेंगे कि एनर्जी लॉस वहां पे नहीं हो रहा है। तो ये अपने पास जो ये हाइट रहेगी, या तो इस पीक पॉइंट की या फिर इस बॉटम पॉइंट की, इसको अपन बोलते हैं हाइट को, इसको अपन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अपन नाम देते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। तो ये जो हाइट है इसको अपन बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव दैट इज स्मॉल एस एस को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी वैल्यू होगा ए इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अपने पास, इनको अपन नाम भी देते हैं कि जो अपने पास ये क्या है, टॉप मोस्ट है, मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है सबसे ऊपर वाला, इसको अपन बोलेंगे क्रेस्ट। और जो अपने पास बॉटम मोस्ट है, मतलब जो सबसे नीचे है, नीचे की साइड में, इसको अपन बोलते हैं ट्रफ। तो ये नाम है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ, ये अपने पास क्या होता है, एक तरीके से एम्पलीट्यूड हो गया। और अगर तुमको ट्रफ को डिफाइन करना है या क्रेस्ट को डिफाइन करना है तो इसको वही बोल देते हैं जैसे मैं भी बोल रहा था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट। और इसको अगर डिफाइन करना है तुमको तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर में है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हो गया। अब अगर अपन बात करें कि जो अपने पास दो क्रेस्ट रहेंगे, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। तो वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड क्या, वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा इसको अपन बोलेंगे क्या, वेवलेंथ, ठीक है। मतलब ये जो अपने पास पैटर्न बना ना, ये दोनों के पॉइंट के बीच में, इसको अपन एक वेव बोलते हैं पूरे को, कि दो क्रेस्ट के बीच जो ये पैटर्न है, मतलब एक तरीके से ये वेव है, क्योंकि यही पैटर्न क्या होगा, हर जगह वापस फॉलो होगा। तो इसको अपन एक वेव मानेंगे पूरे को, कि दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और उसके बीच में जो पैटर्न है, एक तरीके से वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे कि वो एक वेव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया अपने पास, ठीक है। तो जो अपन वेवलेंथ है, या तो एक क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस है, मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस है दो, या दो बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो ये वाली डिस्टेंस को अपन वही बोलेंगे कि ये अपने पास क्या है, वेव लेंथ, एक वेव का लेंथ। बाकी और भी नंबर इस वाला, और भी चीजें अपन डिफाइन करेंगे, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी,
वो अपन अलग तरीके से हो जाएगा, वो स्पीड सबसे रिलेटेड हो जाता है, इंटेंसिटी वो एनर्जी से रिलेटेड हो जाएगा, टाइम पीरियड वो सब, तो उनको अपन लिखेंगे डेफिनेशन। तो पहले तो अपन ये लिख लेते हैं कि पहला डेफिनेशन तो अपन लिखते हैं किसका, वेवलेंथ का। वेवलेंथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लेमडा से, इसको लेमडा बोलते हैं जो अपन ने लिखा है, ये लेमडा से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन तो वही रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वही जाएगा। तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से लेंथ है कि दो टॉप मोस्ट पॉइंट या दो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उनके बीच कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट की अगर अपन बात करें कि किस यूनिट में अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपने पास यूनिट्स वही हो जाएगी जो डिस्टेंस की यूनिट्स अपन लेते हैं। तो कॉमनली जो अपने पास यहाँ पे यूनिट्स यूज होगी वो मीटर होगी, एंगस्ट्रॉम होगा, ये भी एक यूनिट है, कन्वर्जन अभी अपन देखेंगे। नैनोमीटर भी यूज करना पड़ सकता है तुमको कभी कभी, और पिकोमीटर भी यूज करना पड़ सकता है। जो पहली तीन है ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है, मीटर, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। पिकोमीटर कभी कभी आएगा, तो ये फर्मी लेकिन तीनों तो आती रहेगी। हाँ, फर्मी मीटर भी होता है लेकिन वो अपने काम नहीं आएगा। पिकोमीटर भी अपन उतना यूज नहीं कर सकते, जो अपन यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस वगैरह में आते हैं, तो ये तीन ही रहेगी अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू अपने पास होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कन्वर्जन तुमको पता होनी चाहिए। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने पास एक ऐसा चैप्टर है जहां पे तुमको यूनिट्स वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा और काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे ही अपने पास एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे भी तुमको यूनिट सबका काफी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ऐसे चैप्टर रहेगा तुम यूनिट का ध्यान नहीं दोगे ना, तो यूनिट का ध्यान नहीं देने की वजह से तुमने सब कुछ सही किया होगा फिर भी तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि जो चीज जहां पे जिस यूनिट में रखना चाहिए तुम किसी और में रख दोगे तो आंसर ऑब्वियस सी बात है कि गलत है, भले तुमको क्वेश्चन आता होगा। तो ये दो चैप्टर में तो मैं स्पेशली सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चंस जब भी तुम न्यूमेरिकल कर रहे हो तो यूनिट्स का ध्यान रखा करो, मैं बताता रहूंगा तुमको आगे भी। तो ये हो गया अपने पास। फिजिकल में मैं तो कहूंगा ही कि यूनिट तुम ध्यान ही रखा करो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो तुम हैबिट बना लोगे अभी स्टार्टिंग में, तो बाद में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुम उस पर ध्यान भी दे रहे हो नहीं दे रहे हो, अपने आप माइंड में आ जाएगा कि ये यूनिट है ये नहीं है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है, तुमने किस तरीके से प्रैक्टिस किया है, यूनिट का तुम ध्यान देते हो या नहीं देते हो क्वेश्चन बनाते टाइम, तो फिर वो इससे हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर अपने पास होता है 10⁻⁹ मीटर। और इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसका, 1 पिकोमीटर, तो ये अपने पास हो जाएगा 10⁻12 मीटर। मान लो कभी कभी सेंटीमीटर यूज करना पड़ गया तो इसको कितना सेंटीमीटर अपन लिखेंगे, कोई बताएगा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू अपन लिख रहे 10⁻10 मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में यूज करना पड़ा तो -12 -12 या -8। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे -8 होगा -8 होगा तो into 100 ठीक है, वही हो गया ना कि मीटर को अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 10⁻8। इसी तरीके से 10⁻7, तो उतना आएगा नहीं। हाँ, तो ये है अपने पास यूनिट्स वही रहेगी, हाँ 10 सेंटीमीटर, तो उतना नहीं आएगा। ये पहला वाला कन्वर्जन काफी यूज होने वाला है तुम्हारा, एंगस्ट्रॉम, मीटर और सेंटीमीटर, और नैनोमीटर भी यूज होता है। तो ये दो तो तुमको पता होनी ही चाहिए। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं एक चीज कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम होगा, टेन 10 होगा ना यार, 100 क्यों होगा, 100 कैसे दिख गया तुमको। ये 10⁻−10 है और ये 10⁻−9 है, तो या तो 1/10 होगा या 10 होगा। बस सोचना सिर्फ इतना ही है कि 10 आएगा या 1/10 आएगा।
तो अपने को पता है कि नैनोमीटर को अपने को एंगस्ट्रॉम के साथ रिलेट करना है, तो 1 नैनोमीटर अपन बोल रहे 10⁻⁹ मीटर। तो देखो अपन एंगस्ट्रॉम का अपने को पता है कि एंगस्ट्रॉम अपने पास क्या होता है 10⁻⁻, और नैनोमीटर अपने पास क्या है 10⁻⁹ मीटर। तो मैं 10⁻⁹ को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 10⁻⁻ इंटू 10 मीटर, क्योंकि मीटर में अपने को दोनों से रिलेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिख दो इसको। अब अपने को पता है कि 10⁻⁻ एक तरीके से क्या बन जाएगा एंगस्ट्रॉम, तो एक तरीके से अपने पास क्या आ जाएगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। इसको उल्टा लिखे तो ज्यादा सही रहेगा कि इसको अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये चीज अपने पास क्या बन जाएगी एंगस्ट्रॉम। तो 10 एंगस्ट्रॉम आ गया। ये डिवाइड करके देख सकते थे दोनों को कि अपने को पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू अपने पास है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू अपने पास है 10⁻⁹। तो दोनों को डिवाइड कर लो तो वैसे आ जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हो, तो जरूरत पड़ सकती है इस तरीके से उल्टा सीधा करने की, तो ऐसे कर सकते हो। तो ये भी रिलेशन यूज करना पड़ेगा कभी कभी कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये और ये कभी ना कभी मतलब काम आता रहेगा तुम्हारे कभी ना कभी क्या। तो ये हो गया अपने पास यूनिट से रिलेटेड डिस्कशन थोड़ा सा। तो ये था अपने पास वेवलेंथ की बात होगी। नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड डेफिनेशन है वो अपन ले लेते हैं, क्या छोटे छोटे डेफिनेशन हैं। ये ले लो तुम वेव नंबर। अच्छा नाम से भी तुमको पता लग जाएगा। देखो इसमें अपने पास क्या था वेव लेंथ, तो एक वेव का लेंथ। तो वेव मैंने क्या बोला था कि दोनों क्रस्ट के बीच का जो पैटर्न है उसी को अपन एक वेव बोल रहे हैं। तो वेव लेंथ मतलब वेव का लेंथ, तो दो क्रस्ट के बीच की या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। वेव नंबर, तो वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेव से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव से क्या रिलेटेड है, देखो कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, और अभी जो लेंथ की बात कर रहे हो मीटर में बात कर रहे हैं, तो पर मीटर। तो एक तरीके से 1 मीटर की लेंथ में कितनी वेव्स बनी हुई है ये अपने को निकालना है। तो देखो अपने पास क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात तो इस तरीके से, इसको अपन ऐसे बनाते, देखो वी नहीं है ये, थोड़ा इस तरीके से तुमको एक मिनट ऐसे बनाना है पहले, और फिर इसको थोड़ा ऐसे करना है। तो एक ऐसा कुछ बनेगा, सही से भी नहीं बना है, तो फ्लो में आता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। और इसके ऊपर अपने को बार लगा देना जैसे पर लगाते हैं। तो ये अपने पास वेव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो जनरली अपन वी लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है दोनों, जो वी का अपन जो ये बनाते हैं तो इन दोनों को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया हुआ है इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, इसको अपन बोलते हैं क्या न्यू। जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, इसको अपन न्यू बोलते हैं। तो अपन इसके पीछे बार लगा रखा, तो इसको तुम बोल सकते हो न्यू बार, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब अपन बोल रहे तो रिप्रेजेंटेशन की बात होगी कि न्यू बार ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ये वाला सिंबल है इसको न्यू बोला जाता है, वो पीछे अपन ने बार लगा दिया, तो न्यू बार है। तो अब अपने पास देखो क्या है, हाँ कि अपन बोल रहे हैं वेव नंबर, नाम से पता चला नंबर ऑफ वेव की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन अपने पास क्या हो गया, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, ये मतलब 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव बन रही है। तो एक तरीके से अपने पास देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 1 मीटर, और एक वेव की लेंथ अपने को पता है क्या होता है लेमडा। तो अपने पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/लेमडा। अब लेमडा ऑब्वियसली बात है कि अपने को किस में रखना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा यहाँ तो, क्योंकि अपन लेंथ मीटर में बात कर रहे हैं। वैसे एंगस्ट्रॉम में लोगे फिर तो वो दोनों तरफ एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, उससे फर्क अच्छा पड़ेगा वैसे, क्योंकि डेफिनेशन में अपने पर मीटर लिया है तो फिर मीटर में ही अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लो लेमडा मीटर। तो ये अपने पास क्या हो गया वेव नंबर हो गया कि 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव बन रही है उसको बताने का तरीका। तो ये अपने पास वेव नंबर हो गया। तो इसको अपन एक तो ये लिख सकते हैं 1/लेमडा। 1/लेमडा मतलब क्या होगा रेसिप्रोकल है किसका लेमडा का, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो ये वेव नंबर हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या है,
कौन सा सेकंड ना, थर्ड अपन ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बाहर नहीं रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन देखो क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो है कि नंबर ऑफ वेव्स passed through a point in a second, कि एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव पास कर रही है, ये अपने को निकालना है। तो एक तरीके से अगर अपन बात करें कि नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकंड, देखो पहले अपन बात करना चाह रहे हैं कि एक सेकंड की बात हो रही है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव पास कर रही है। तो मेरे को पता है कि अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूं कि अपने पास मान लो कि जो स्पीड है, वेलोसिटी है वेव की, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो अपने पास मान लो कि कुछ रहे मीटर पर सेकंड। तो मैं एक तो चीज ये बोल सकता हूँ कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, v मीटर, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर अपन बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना वेव निकलेगा, ये अपने को बात करनी है। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस एक तरीके से अपने पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपने पास हो गया v मीटर, ठीक है, एक सेकंड में जो ट्रेवल कर की जा सकती है। और अपने पास पता है कि अपने को एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और एक तरीके से अपन निकालना चाह रहे हैं कि एक सेकंड में कितना वेव बन रही है। तो अपने को पता है कि एक वेव का लेंथ क्या होता है, लेमडा। भी मतलब फॉर्मूले अगर भूल जाओ तो इस तरीके से याद कर सकते हो तुम डेफिनेशन से, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अपने पास फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकंड। तो वह एक तरीके से एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, ये अपने को फाइंड करना है। तो एक सेकंड में कितना वेव बन रहा है, तो अपने को पता है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, v, अगर उसका वेलोसिटी क्या है, v मीटर पर सेकंड, और एक वेव का लेंथ कितना है, लैम्डा। तो ये अपने पास फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी सब काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे v एक तरीके से क्या हो गया, स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव, जो अपन पहले लिख चुके हैं शायद, हाँ, वेलोसिटी ऑफ वेव। और लैम्डा अपने पास क्या है, वेवलेंथ है। तो इसको अपन ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके कि वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ ऑफ वेव, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक है अपने पास एक रिलेशन तुमको याद रखना पड़ेगा कि अगर अपन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को आपस में रिलेट करें तो इससे यहाँ से अपने पता चल रहा है कि दोनों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ये नोट लगा के लिख लेना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्योंकि तुमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन में। तो ये लिखेंगे अपन की फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। दोनों में रिलेशन की अपन बात करें तो ये अपने पास हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी होता है वेव का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके वेवलेंथ के, ठीक है। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट तुमको पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी अपने डिफाइन किया कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अपने पास क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो वेलोसिटी को तो अपन जनरली किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकंड में। अगर अपन ने वेलोसिटी ऊपर मीटर में लिया है तो लैम्डा भी तुमको मीटर में ही लेना पड़ेगा। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक से क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स, 1/2 बच जाएगा। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड इनवर्स। तो इसका जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। और इसी सेकंड इनवर्स को अपन बोलते हैं क्या, हर्ट्स, मतलब इसी को नाम देते हैं अपन। तो सेकंड इनवर्स को अपन हर्ट्स भी बोल सकते हैं। तो इसको अपन HZ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड इनवर्स को ही हर्ट्स बोला जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्स या फिर सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया अपने पास फ्रीक्वेंसी की बात। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए।
काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज करते हैं इसको, अपन यूज करते ही रहेंगे पूरे चैप्टर में। ये हो गया। एक और डेफिनेशन अपन लेते हैं, लास्ट फोर्थ है जो भी है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये अपन पहले बोल चुके हैं, हाइट ऑफ क्रेस्टेड और ट्रफ। तो जो हाइट होती है, तो हाइट ऑफ, अच्छा टॉप वाला पॉइंट है तो उसके लिए हाइट बोलेंगे, हाइट ऑफ क्रेस्ट, और नीचे वाला पॉइंट है तो उसको अपन डेप्थ बोलेंगे, हाँ डेप्थ ऑफ ट्रफ। इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो वापस वही डिस्टेंस हो गया एक तरीके से, हाइट और डेप्थ, तो किसमें मेजर करेंगे, वही डिस्टेंस की जो यूनिट रहेगी, मीटर है तो मीटर ऐसा आ जाएगा अपने पास। तो यूनिट की अगर इसकी बात करें तो वही यूनिट हो जाएगा जो लेंथ की यूनिट होती है। तो लेंथ जैसा होगा वैसे ही हो जाएगा यूनिट के हिसाब से। तो ये होगा अपने पास, ठीक है। टाइम पीरियड अगर अपन बात करें तो फिफ्थ अगर अपन देखें तो अपने पास आ जाएगा क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी नाम से पता चलेगा तुमको कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पे, मतलब जो अपने पास वेव जो होगा एक तरीके से इस तरीके से, अच्छा अपन को इसका एनिमेशन अपन देख सकते हैं, सन ऑफ वेव। अच्छा अपने को भी तो वीडियो देखना ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो डेफिनेशन अभी लिख लेते हैं, बाकी अपन कुछ वीडियोस दिखाएंगे तो थोड़ा चीजें क्लियर होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए तुमको दिखाना ही पड़ेगा तभी क्लियर होता है वो। तो अभी तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर देखेंगे। तो अपने पास क्या है, इट इज टाइम टेकन by a wave to complete a cycle, ठीक है। तो एक साइकिल का मतलब होगा, जैसे तुम इसको ऐसे समझो कि जैसे अपने यहाँ से वेव बनाना स्टार्ट किया, तो इसको पूरा पैटर्न बनाने में जो टाइम लगेगा ये वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, मतलब इस पैटर्न को बनने में जो टाइम लगा है, साइकिल का मतलब यही हो गया। तो इसके लिए अपन जो टाइम लगेगा उसको क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। तो एक तरीके से जो ये आएगा अपने पास, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो जो टाइम पीरियड होगा अपने पास आएगा 1/frequency। अच्छा मैंने इसमें भी एक्सप्लेन नहीं किया कैसे 1/frequency आया, ये तुमको जैसे मैंने अभी तक बताया वैसे तुमको सोचना है ये कि कैसे आया है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये हो गया अपने पास, क्योंकि टाइम लग जाएगा तो सोच के आना, सोचोगे ढंग से जैसे मैंने बता रहा था तो वैसे आ जाएगा समझ में। ये तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ तो ये होगा अपने पास, ठीक है। लास्ट एक और डेफिनेशन है, इतना रखेंगे फिर इसको एंड कर देंगे। तो ये अपने पास फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, सॉरी टाइम पीरियड की बात हो गई। तो लास्ट जो है अपने पास आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ वेव। लास्ट डेफिनेशन है वेव से रिलेटेड, ये उतना यूज नहीं होगा। इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सब फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। तो अपने पास जो यूज होने वाली चीज है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, वेव लेंथ है, कॉमनली यही 3 टर्म यूज होते हैं अपने लिए तो, और एक टाइम पीरियड ज्यादा से ज्यादा। बाकी एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, ये सब फिजिक्स में ज्यादा काम आता है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो इसमें अगर अपन बोले तो ये अपने पास क्या है, इंटेंसिटी मतलब अपन क्या बोले थे कि जो वेव बन रहा है उसके थ्रू अपने पास एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो इंटेंसिटी अपन एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए बताते हैं कि कितने अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर हुआ है वहां पे, उसके बारे में। तो ये अपने पास हो जाएगा द अमाउंट ऑफ
energy amount of energy transferred by a wave per unit time per unit area। सर मतलब h इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी यूज होगा ना? नहीं, वो प्लैंक्स थ्योरी करके कोई दूसरा थ्योरी उसमें आता है वो तो। ओके सर। ये अपने पास कि पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक तरीके से, उसके बारे में बात कर रहा है।